हेलो एवरीवन। आज अपन पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 विद्युत धारिता में टॉपिक संधारित्र। चैप्टर अपना 4 चल रहा था विद्युत धारिता। इससे पहले अपन ने धारिता के बारे में पढ़ लिया था और इसका इंट्रोडक्शन पार्ट भी अपन ने देख लिया था। आज अपन ले रहे हैं संधारित्र, जो इसका मेन आपके टॉपिक है चैप्टर का। धारिता जो अपन कह रहे हैं वो इसी बेस पे अपन संधारित्र के लिए ही बोल रहे हैं। तो संधारित्र क्या है, सबसे पहले तो जो अपन ने टॉपिक लिया है अपन यही देखेंगे यहाँ पे कि भाई संधारित्र क्या होता है, किसे कहते हैं, डेफिनेशन, या अपन कहते हैं इसको किस तरीके से अपन धारिता के लिए यूज करते हैं, या विद्युत आवेश के जैसे अपन कह रहे हैं धारण करने में इसका यूज किस तरीके से किया जाता है। तो आवेश का संग्रहण संधारित्र पे किस प्रकार होता है ये भी अपन इसमें जानेंगे। फिलहाल अभी मैं एक बार बात कर रहा हूँ संधारित्र की परिभाषा की। तो संधारित्र देखिए क्या होता है, अपन कह सकते हैं एक ऐसी व्यवस्था, देखो लिख में दूंगा अभी, एक बार आप एक्सप्लेन देख लो किस तरीके से करेंगे अपन इसको। संधारित्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक युग्म होता है चालक प्लेटों का, और इन चालक प्लेटों के बीच में कुछ सेपरेशन रहेगा और इन पे परिमाण में समान विपरीत प्रकृति के आवेश मौजूद रहेंगे, और इस व्यवस्था को जिसमें अपन आवेश को स्टोर कर सकते हैं उसे कहते हैं संधारित्र। तो डेफिनेशन बना देते हैं इसकी। चालक प्लेटों का ऐसा युग्म जिसमें आवेश संग्रहित किया जा सके, जबकि प्लेटों पर परिमाण में समान किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश मौजूद रहें, संधारित्र कहलाता है। ये तो इसकी परिभाषा, इसको अपन एक बार एक्सप्लेन भी करेंगे, समझेंगे भी। देखो यहाँ पे अपन समांतर प्लेट संधारित्र भी पढ़ेंगे, उसी में भी लगभग यही डेफिनेशन अपने होगी, बस उसमें अपन प्लेटों की साइज़ वगैरह बता देंगे। अब यहाँ पे अपन कहते हैं साइज़ वगैरह देखें या अपन कहते हैं शेप देखें तो इनमें बहुत तरह के मिलते हैं। जैसे आप कह सकते हो आयताकार हो सकती है, वर्गाकार हो सकती है, होनी सर्वसमझी, वो अपन बात करेंगे समांतर प्लेट संधारित्र में। अभी फिलहाल मैं ये बात कर रहा हूँ संधारित्र युक्ति क्या है। तो सीधा सीधा यह है आवेश संग्रहण की युक्ति ही क्या है, संधारित्र, जिसमें प्लेटों का ऐसा, चालक प्लेटों का ऐसा युग्म पाया जाता है, परस्पर अपन कह सकते हैं थोड़ी सी दूरी पे होती है दोनों प्लेटें, तो ऐसा युग्म जिसमें अपन कहते हैं विपरीत प्रकृति के आवेश मौजूद रहे, संधारित्र कहलाएगा। अब यहाँ अपन ये कह सकते हैं कि जो हमने पीछे पढ़ा था कि जैसे कोई चालक प्लेट है उस पर अपन चार्ज स्टोर करते हैं, तो संधारित्र की ज़रूरत क्यों पड़ी। एक चालक प्लेट पे ही अपन जब आवेश संग्रहित कर सकते हैं तो उसमें अपन ने ये देखा था कि जब चालक प्लेट पे एक सीमा से अधिक मान तक, एक सीमा से अधिक मान पर आप आवेश संग्रहण की कोशिश करते हैं तो अपन कहते हैं उसमें से चार्ज लीक होना शुरू हो जाता है, यानी उसका क्षरण होना शुरू हो जाता है। जैसे अपन ये कहते हैं एक कोई चालक प्लेट है, इसकी जितनी भी अपन कहते हैं कोई कैपेसिटेंस है उससे ज़्यादा, यानी इसकी चार्ज स्टोर करने की क्षमता से ज़्यादा, हर एक चालक प्लेट की एक निश्चित सीमा होती है आवेश ग्रहण करने की, जिसको पार करने के बाद या उससे सीमा से ज़्यादा आवेश उसमें स्टोर करने की कोशिश यदि की जाए तो अपन कहते हैं उससे चार्ज लीकेज होना शुरू हो जाता है। इसको बोलते हैं आवेश का क्षरण। जब अपन कहते हैं चालक प्लेट पर एक सीमा से अधिक मान, सीमा मतलब उस चालक की धारिता हो सकती है ये, तो अपन ये कहते हैं चालक की जितनी भी आवेश संग्रहण करने की क्षमता है वो अपन कहते हैं हर चालक के लिए फिक्स होगी। उसमें अपन कहते हैं कि उस लिमिट, एक तरीके से जो मैक्सिमम उसकी चार्ज स्टोर करने की क्षमता है उसी को मैं यहाँ लिमिट बोल रहा हूँ, उसको यदि क्रॉस किया जाएगा, उससे ज़्यादा अपन कहते हैं क्षमता से अधिक उसमें आवेश स्टोर करने की कोशिश की जाएगी तो चार्ज क्या होगा, लीक होगा। तो अपन कहते हैं एक चालक प्लेट पर आप एक निश्चित मान तक ही आवेश का संग्रहण कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते। तो आवेश संग्रहण क्षमता या अपन कह सकते हैं धारिता का मान बढ़ाने के लिए संधारित्र का यूज किया जाता है। अब संधारित्र में अपन कहते हैं कि भी ज़्यादा चार्ज स्टोर क्यों किया जा सकता है, तो सीधा सीधा ये है संधारित्र इस सिद्धांत पे काम करता है। अपन आगे समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ेंगे, उसके सिद्धांत में भी लगभग यही बात करेंगे, एक्सटेंडली करेंगे। तो यहाँ अपन कह सकते हैं धारिता का सूत्र अपन जानते हैं C = Q/V।
तो अपन ये कहते हैं कि जैसे हमने इससे पीछे जस्ट पढ़ा था गोलीय संधारित्र, उसमें हमने कहा था कि जितनी गोलीय संधारित्र की त्रिज्या ज़्यादा होगी उतनी ही उसकी धारिता ज़्यादा होगी। तो अपन ये कहते हैं यदि आपको धारिता बढ़ानी है तो आकार बढ़ाना होगा, तो आकार बढ़ाकर किसी संधारित्र की धारिता बढ़ाना ये कोई व्यवहारिक उपाय नहीं है धारिता बढ़ाने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े बड़े आकार के संधारित्र थोड़े अपन कहेंगे यूज में आने लायक नहीं होंगे, व्यवहारिक नहीं होंगे, कॉस्टली पड़ेंगे, बहुत सारी समस्याएं आती है साइज़ में बड़े होने की वजह से। तो अपन कहते हैं साइज छोटा रहे बट उसकी कैपेसिटेंस क्या हो, ज़्यादा हो। तो उसके लिए ये एक प्रिंसिपल काम देता है कि आप Q को कांस्टेंट रहने दो और V को क्या करो, डाउन कर दो, यानी स्थिर आवेश पर विभव के मान में कमी कर दीजिए तो धारिता का मान बढ़ जाता है। यही काम होता है अपने संधारित्र में। तो जैसे मैंने कहा यहाँ पे V का मान घटाया कांस्टेंट Q पे, यानी स्थिर आवेश पर विभव का मान घटाकर धारिता बढ़ाना ही संधारित्र का सिद्धांत है। यानी संधारित्र इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है कि आप कैपेसिटेंस इंक्रीज करने के लिए उसकी साइज इंक्रीज ना करके उसका पोटेंशियल यानी विभव का मान घटा दीजिए। अब विभव का मान कैसे घटाएंगे वो अपन पैरेलल प्लेट संधारित्र में अच्छे से पढ़ेंगे, शॉर्टली मैं बता देता हूँ। जैसे ये कोई चालक प्लेट है, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, ओके, और इससे ज़्यादा मैं इस पर स्टोर नहीं कर सकता। अब इसकी कैपेसिटेंस मेरे को बढ़ानी है तो जाहिर सी बात है इसका पोटेंशियल अपने को डाउन करना पड़ेगा। पोटेंशियल डाउन करने के लिए अपन क्या करते हैं, इसके पास एक ऐसी ही दूसरी प्लेट ले आते हैं जो कैसी है, बिल्कुल डिस्चार्ज है। तो अपन ये कहेंगे प्रेरण के कारण इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा भाई, माइनस चार्ज आ जाएगा प्रेरण के कारण। और जैसे ही माइनस चार्ज प्रेरण के कारण आता है तो बाहर की तरफ कौन सा आएगा, प्लस। इस साइड में आ रहा है माइनस और इस साइड में आ रहा है प्लस, तो इसको अपन न्यूट्रलाइज कर देंगे अर्थिंग से, यानी भू संपर्कन करा के इस प्लस चार्ज को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। और ऐसे में अपन कहते हैं इस प्लस के करस्पॉन्डिंग ये जो माइनस है ये क्या करेगा, इसके पोटेंशियल को डाउन कर देगा। और जैसे ही पोटेंशियल डाउन होगा कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी। शॉर्टली ये तरीका इसमें रहता है। अब इस चीज़ को आप ऐसे भी समझ सकते हो एक सर्किट से, जैसा कि आपके बुक्स में भी ये बना हुआ मिलता है डायग्राम। इस तरीके से जैसे मैंने कह दिया ये कोई एक समांतर प्लेट संधारित्र है, बैटरी बता दो इसके बीच में एक, तो अपन ये करते हैं बैटरी का प्लस सिरा और माइनस सिरा एक एक प्लेट से जोड़ देते हैं। तो ऐसे में एक प्लेट धनावेशित और एक प्लेट ऋणावेशित हो जाती है, जो अपनी कंडीशन है। चालक प्लेटों का युग, ये दो चालक प्लेटें हो गई, ये इनका युग्म हो गया जो परस्पर थोड़ी दूरी पर, इन पर देखो आप विपरीत प्रकृति समान परिमाण के, जितना वोल्टेज की बैटरी होगी उतना ही यहाँ पे प्लस वी, उतना ही यहाँ पे माइनस वी हो जाएगा, या प्लस क्यू माइनस क्यू कह दो चार्ज। तो ये एक अरेंजमेंट हो जाता है किसका, कैपेसिटर का, जो इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही है। और जैसा कि हमने कहा ये प्रिंसिपल भी इसमें फॉलो होगा, क्योंकि इसमें पोटेंशियल ड्रॉप होगा इस माइनस की वजह से, और अपन कहेंगे इस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज स्टोर कर पाएंगे। तो ये है एक कैपेसिटेंस सिंपल सा। नेक्स्ट टॉपिक अपन यही ले रहे हैं कि भाई संधारित्र का क्या सिद्धांत है, किस सिद्धांत पे संधारित्र कार्य करता है। तो देखें संधारित्र का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटर। तो देखो भाई संधारित्र का सिद्धांत, जैसे मैंने मोटा मोटी आइडिया आपको यहाँ पे अभी बता ही दिया कि पोटेंशियल ड्रॉप करो कांस्टेंट चार्ज पे और कैपेसिटेंस इंक्रीज कर लो, यानी विभव का मान घटाकर स्थिर आवेश पर विभव का मान घटाकर, स्थिर आवेश पर विभव का मान घटाकर धारिता का मान बढ़ाया जाता है। यही संधारित्र का सिद्धांत है। बिकॉज ऑफ वी नो दैट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्यू बाई वी, चार्ज अपॉन पोटेंशियल। तो अपन ये कह रहे हैं यहाँ पे जो धारिता है ये है Q बाई वी फॉर्मूले से। तो अपन ने यही कहा अगर आप इसको कांस्टेंट रख के V का मान डाउन करें तो C क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। यही संधारित्र का सिद्धांत है। अब ये काम अपन कैसे करते हैं वो मैंने अभी आपको शॉर्टली बता ही दिया था, एक बार और बता देता हूँ। हम ले रहे हैं एक प्लेट जो कैसी है, धनावेशित है। ये एक चालक धनावेशित प्लेट हो गई। अब हमें इसका विभव डाउन करना है, गिराना है स्थिर आवेश पर।
तो अपन क्या करेंगे, इसके पास एक दूसरी प्लेट ले आएंगे। ठीक है भाई, स्टेप बाय स्टेप समझ लें। पहले स्टेप में क्या आई अपने पास, एक चालक प्लेट जो धनावेशित है। दूसरे स्टेप में अपन ने क्या किया, उसके पास एक वैसी ही प्लेट ले ली जो कैसी है, न्यूट्रलाइज है, डिस्चार्ज है। अब इसको अपन बात करें तो प्रेरण की वजह से इस प्लेट पर क्या आएगा, माइनस। प्रेरण अपन जानते ही हैं, प्रेरण का मतलब ये हो गया कि यदि आप एक चार्ज के पास डिस्चार्ज चीज़ लेके जाते हो, एक आवेशित के पास अनावेशित वस्तु ले जाते हैं, तो अनावेशित वस्तु भी आवेशित होती है आवेशित के कारण बिना संपर्कित कराए, लेकिन उसकी प्रकृति विपरीत रहेगी। यानी अगर प्लस चार्ज के पास ले जाओगे तो माइनस चार्ज होगी, और माइनस चार्ज के पास अनावेशित ले जाओगे तो वो प्लस चार्ज हो जाएगी। ये थोड़ा सा अपन इसमें देख रहे हैं। अब एक प्रॉब्लम अपन ने ये भी बताई कि अभी प्लेट के इस साइड तो माइनस चार्ज है, तो इस साइड क्या हो जाएगा भाई, प्लस चार्ज हो जाएगा। इस साइड माइनस आ गया, इस साइड प्लस आ गया। तो इस प्लस चार्ज का आपका सीधा सीधा समाधान ये है कि आप इसको क्या कर दो भाई, अर्थिंग दे दो, भूसंपर्कित करा दीजिए। और जैसे ही आप इसको भूसंपर्कित कराते हैं तो अपन कहेंगे जितना यहाँ पे प्लस चार्ज है उतने ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भूमि से निकलकर यहाँ आएंगे और इस प्लस चार्ज को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। और न्यूट्रलाइज करते ही ये प्लेट पूरी तरीके से ऋणावेशित हो जाती है और ये धनावेशित हो जाती है। तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे विभव के मान में क्या हुई है, कमी हुई है। एक अपन ये भी ध्यान दें कि जितना यहाँ पे प्लस चार्ज है, जैसे ये प्लस क्यू है, तो उतने ही अमाउंट में यहाँ पे माइनस चार्ज रहेगा, माइनस क्यू रहेगा। तो अपन कह सकते हैं संधारित्र का नेट चार्ज क्या हुआ भाई, संधारित्र का नेट चार्ज हुआ 0। संधारित्र का नेट चार्ज हो गया 0। और संधारित्र का नेट चार्ज जैसे अपन ने बोल दिया 0 है, तो इसका मतलब साफ है कि संधारित्र पर कुल आवेश क्या रहता है, 0। लेकिन फिर भी ये क्या करता है, आवेश संग्रहित करता है। क्यों करता है, क्योंकि अपन कहते हैं इसकी एक प्लेट पे प्लस क्यू, दूसरी प्लेट पे माइनस क्यू है। ये नहीं कि इसमें ऊपर चार्ज नहीं है, चार्ज तो है, बट अगर अपन नेट चार्ज की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो संधारित्र को अपन अगर नेट बोले, नेट आवेश की बात करें, तो ये नेट कैसा है, न्यूट्रलाइज है, क्योंकि प्लस जितना है उतना ही यहाँ पे क्यू है, यानी कुल आवेश का मान क्या है, यहाँ पे 0 है। और ये संधारित्र का प्रिंसिपल मैंने समझा दिया। प्रिंसिपल का स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 में अपन एक प्लस चार्ज प्लेट लेते हैं। स्टेप 2 एक दूसरी प्लेट अपन वैसी ही उसके पास चालक प्लेट लेके आते हैं। तो अपन कहते हैं प्रेरण के कारण उस प्लेट पर पहली प्लेट की तरफ माइनस चार्ज आ जाता है और दूसरी साइड अपन कहें तो प्लस चार्ज है, जिसको अपन भू संपर्कित करा के अगले स्टेप में न्यूट्रलाइज कर देंगे और ये माइनस चार्ज बरकरार रहेगा इस प्लस चार्ज के प्रेरण के कारण। ठीक है भाई, तो ये अपन ने कह दिया एक संधारित्र का सिद्धांत हो गया। तो ऐसे में हमने कहा इस प्लस चार्ज और इस माइनस चार्ज की बदौलत अपन ने कहा, अपन ने पोटेंशियल इसका क्या कर दिया, डाउन कर दिया। और पोटेंशियल डाउन करते ही हमने कहा कैपेसिटेंस यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है। ये अपने बुक में स्टेप बाई स्टेप दिया, मिल जाएगा, आसानी से आपके समझ में भी आ गया होगा। तो ये होता है संधारित्र का सिद्धांत। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो संधारित्र का सिद्धांत क्या है, तो हम कहेंगे किसी भी एक चालक प्लेट, अच्छा पहले अपन इसकी बात कर लें फिर उसकी बात कर लेंगे। पहले अपन ये कहेंगे, हम जानते हैं कि धारिता का फॉर्मूला है C = Q/V। बट अगर अपन ये कहें कि आपको कैपेसिटेंस बढ़ाना है, तो एक तो तरीका हो गया आप चालक प्लेट की साइज़ बढ़ा दो, लेकिन ये क्या है, व्यवहारिक नहीं है। तो अपन ये कहते हैं कि अब बारी आती है संधारित्र की। तो संधारित्र में अपन कहते हैं ये काम होता है कि स्थिर आवेश पर, आवेश के स्थिर मान पर विभव का मान घटा दिया जाता है, जिससे कि धारिता का मान बढ़ जाएगा। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे C अगर Q कांस्टेंट है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ पोटेंशियल यानी 1/V के प्रोपोर्शनल है, जिस वजह से अपन साफ साफ देख सकते हैं कि पोटेंशियल गिरेगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। और पोटेंशियल गिराने के लिए हम क्या करते हैं, प्लस चार्ज प्लेट के पास एक दूसरी प्लेट लेते हैं जो प्रेरण के कारण नेगेटिवली चार्ज होती है, और ये प्लेट कैसी है, भूसंपर्कित है, तो केवल नेगेटिव चार्ज की ही बात करेंगे, प्लस चार्ज इससे न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ये ध्यान करें कि ये न्यूट्रलाइज इधर से ही होगा, ये चार्ज बरकरार रहेगा। और दूसरी बात हमने ये कही थी कि संधारित्र पर कुल आवेश का मान क्या रहता है, 0 रहता है, क्योंकि इस पे जितना प्लस चार्ज है उतना ही क्या होगा, माइनस Q चार्ज होगा। और संधारित्र प्लेट में अपन कहते हैं प्लेट का साइज, दोनों प्लेटों का साइज, शेप बिल्कुल कैसा होगा, एक जैसा होगा। और उनकी कैपेसिटेंस भी एक तरीके से क्या होगी, एक ही जैसी होगी। यानी एक ही धातु से बनी हुई, एक ही आकार की, एक ही साइज एंड शेप की बात कर रहा हूँ। साइज एंड शेप मतलब आकार और आकृति, एक ही आकार और आकृति तथा एक ही पदार्थ से बनी ये दो प्लेटों का युग्म है जो परस्पर अल्प दूरी पर होती है। तो ये अरेंजमेंट क्या कहलाता है, संधारित्र कहलाता है, जो चार्ज स्टोर करता है। प्रिंसिपल हमने बिल्कुल अच्छे से इसका समझा दिया है। तो ये होता है संधारित्र का सिद्धांत।
नेक्स्ट अपना टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र। जैसा कि आपको डायग्राम में इसके अरेंजमेंट दिखाई दे रही है, हमने क्या लिया है, दो सर्वसम चालक प्लेटों की बात की है, P1 एंड P2। तो P1 P2 क्या हो गई, सर्वसम चालक प्लेटें। सबसे पहले P1 एंड P2 ये हैं सर्वसम। सर्वसम का मतलब पदार्थ, आकार, आकृति सब एक जैसी, सर्वसम चालक प्लेट्स। अब दूसरी अपन बात करें इसमें ए ये इनका क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल कितना लिया भाई, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल है कैपिटल A। फिर हमने बात करी यहाँ पे सेपरेशन की D, तो प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d हो जाती है। उसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट, जो आप प्लस क्यू एंड माइनस क्यू कह रहे हो, प्लस क्यू माइनस क्यू, ये अपन कहते हैं प्लेटों पर आवेश का परिमाण है। एंड प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा ये है आवेश घनत्व। ई है विद्युत क्षेत्र। यहीं पे इसको अरेंज कर देता हूँ, नीचे दिखेगा नहीं। ई हो गया अपने विद्युत क्षेत्र प्लेटों के बीच का, डायरेक्शन +2 माइनस रहेगी। बस लगभग सारा इंट्रोडक्टरी पार्ट हो जाता है। ये आपके सिग्मा है, थोड़ा कम दिखे तो एडजस्ट कर लेना। ये प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा आवेश घनत्व हो गई, ए प्लेट का एरिया हो गया, विद्युत क्षेत्र हो गया, ये भूसंपर्कन है, अर्थिंग। तो ये अपने मोटा मोटी इसका चित्र हो जाता है, अरेंजमेंट हो जाता है। तो इसकी बनावट में अपन लिख सकते हैं कि दो सर्वसम चालक प्लेटें P1 P2 परस्पर d दूरी पर स्थित हैं, जिनमें से P1 प्लेट को प्लस क्यू चार्ज दिया गया है और P2 प्लेट पर प्रेरण के कारण माइनस चार्ज आ जाता है, और दूसरी तरफ प्लेट P1 की तरफ माइनस चार्ज प्रेरण के कारण, और दूसरी तरफ प्लस चार्ज भूसंपर्कन से निरावेशित कर दिया जाता है, न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। अब अपन बात करते हैं इसमें, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट, ये तो हो गया एक समान विद्युत क्षेत्र। मैंने बताया था आपको पैरेलल अगर लाइंस पड़ रही है, जैसे ये पैरेलल लाइंस पड़ रही है, तो पैरेलल लाइंस पड़ेगी तब तक तो अपन क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र कैसा है भाई, एक समान है। लेकिन जैसे ही हमने बात करी पैरेलल की बजाय इस तरीके से ये जैसे पड़ रहे हैं, तो इनके लिए हम बात करेंगे उपांत प्रभाव की। इसको बोलते हैं उपांत प्रभाव, क्षेत्र उपांत प्रभाव। ये किस लिए आता है देख लीजिए। जब प्लेट का एड्स आ जाता है तो एड्स पे अपन कहते हैं थोड़ी सी फील्ड लाइन जो है वो कर्व्ड हो जाती है। इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, क्षेत्र उपांत प्रभाव, यानी विद्युत क्षेत्र का उपांत प्रभाव है जो अंत पर है, ठीक है ना। तो अपन ये कह सकते हैं प्लेटों का जो किनारा है वहाँ जाते जाते अपन ये कहते हैं एक तरीके से एरिया कम हो जाता है, जिस वजह से सिग्मा बढ़ जाता है, और ऐसे में अपन कहते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हैं वो कर्व के रूप में हो जाती है, एक समान विद्युत क्षेत्र नहीं रह जाता। इसको अपन असमान विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो इस असमान विद्युत क्षेत्र की स्थिति को ही क्या बोलते हैं, क्षेत्र उपांत प्रभाव। समझ गए होंगे, प्लेट के किनारे पर प्लेटों के बीच में एक समान विद्युत क्षेत्र, जबकि किनारों पर जाते जाते थोड़ा सा विद्युत क्षेत्र कैसा हो जाता है, असमान हो जाता है, नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है। तो इस स्थिति को बोलते हैं क्षेत्र उपांत प्रभाव, जिसे कम करने के लिए, क्षेत्र उपांत प्रभाव को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए प्लेट का आप साइज बढ़ा दो, सेपरेशन कम कर दो। तो ये सीधा सीधा इसका उपाय है। जैसे मैंने प्लेट का साइज़ बढ़ा दिया है और डिस्टेंस कम कर दी तो उपांत प्रभाव बहुत कम हो गया। लेकिन अगर मैंने प्लेट का साइज़ कम रखा, दूरी ज़्यादा रखी, तो आप देखो उपांत प्रभाव क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है ना। तो इस तरीके से अपन कहते हैं प्लेट का साइज़ बढ़ा दो और डिस्टेंस कम कर दो, सेपरेशन कम कर दो, तो इससे क्षेत्र उपांत प्रभाव को कम किया जा सकता है, और ऐसे में अपन विद्युत क्षेत्र को लगभग एक समान मान सकते हैं। अब अपन करते हैं इसमें कैपेसिटेंस ज्ञात। इसकी कैपेसिटर सबके समझ में आ गया होगा, वापस से मैं रिपीट कर देता हूँ।
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो सर्वसम चालक प्लेटें हैं P1 और P2, जिसमें से P1 को प्लस Q चार्ज दिया गया है। इनके बीच का सेपरेशन स्मॉल d है, प्लेट का एरिया कैपिटल A है और बीच में इसमें वैक्यूम है, किसी तरह के कोई सब्सटेंस अभी फिलहाल अपन नहीं ले रहे हैं, बाद में पढ़ेंगे सब्सटेंस होगा तो क्या होगा। और बीच में इनका विद्युत क्षेत्र जो है वो E है, प्लस चार्ज ये है, इसमें प्रेरण के कारण माइनस चार्ज, दूसरी तरफ का प्लस चार्ज हो जाता है न्यूट्रलाइज, किसके कारण, भू संपर्कन के कारण। ये तो हुआ इसका समांतर प्लेट संधारित्र का डिस्क्रिप्शन। इसके बाद अपन ये कर रहे हैं यहाँ पे इसमें धारिता ज्ञात करने का काम कर रहे हैं। तो धारिता ज्ञात करने के लिए अपन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि प्रत्येक प्लेट P1 एंड P2, प्रत्येक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र है अपने सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जैसे E1 इज इक्वल्स E2 दोनों का अलग अलग बोल दिया, प्लस P1 और P2 का इज इक्वल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब अगर अपन इन E1 E2 की बात करें तो इनकी डायरेक्शन इस प्लस वाले की भी इस तरफ है, माइनस वाले की भी इसी तरफ है, उस वजह से अपन कहते हैं E1 व E2 की दिशा समान होने से परिणामी विद्युत क्षेत्र, जो अपन E सदिश ले रहे हैं, E सदिश इजिकल्स E1 प्लस E2, मतलब सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब कितना हो गया, E वेक्टर इजिकल्स सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको जैसे मैंने समीकरण 1 दे दिया, यहाँ कह देंगे क्षेत्र समीकरण 1 से, चलो एक बार यहाँ ऐसे ही कर देते हैं, यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से, तो ये आ जाता है E वेक्टर इजिकल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपना विद्युत क्षेत्र। समझ में आ गया होगा। आप इसमें क्या करें, समझने के लिए यहाँ पे बीच में एक सेंटर मान लो O, चलो मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन करके ही बता देता हूँ उसको। सपोज दैट यहाँ पे मैंने एक सेंटर पॉइंट ले लिया O, अब इस पर इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो भी इस डायरेक्शन में ही होगा, E1 प्लस से बाहर की तरफ, और माइनस के कारण भी अपन कहेंगे यही डायरेक्शन रह जाएगी E2, ठीक है भाई, माइनस की तरफ प्लस से बाहर की तरफ, तो अपन कहेंगे रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, यही हो जाएगी E सदिश। अब ये तो विद्युत क्षेत्र निकल गया, अब अपन विभव की बात कर लेते हैं। अब प्लेटों के मध्य विभवांतर V इजिकल्स आपके होगा E इंटू डी, यानी विद्युत क्षेत्र इंटू बीच में कितना सेपरेशन है, वैसे विभव अदिश राशि है, यहाँ पे अपन इसी तरीके से लिख रहे हैं, तो V की वैल्यू हो जाती है अपने सिग्मा इंटू जैसे D अपॉन एप्सिलॉन नॉट करके हो जाएगी। लेकिन अपन ये कह रहे हैं यहाँ पे सिग्मा क्या है, किंतु सिग्मा इज इक्वल्स Q अपॉन A, सिग्मा है Q बाई A के बराबर, तो अपन वापस कह सकते हैं V, पुनः V इज इक्वल्स Q D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। इसको जैसे मैंने समीकरण दे दिया 3, इसको दे दिया 4, तो कह सकते हैं समीकरण 3 और 4 से। तो यहाँ तक सबके क्लियर हो जाता है। हमने ले लिया V इजिकल्स E इंटू डी, V इजिकल्स सिग्मा D अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा इजिकल्स Q अपॉन A एंड V इजिकल्स Q D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। अब अपन सीधा सीधा धारिता की परिभाषा से बात कर लेते हैं। यहाँ हमने कहा धारिता, एक यहाँ पे ध्यान करना, ये विद्युत क्षेत्र जो E है वो अपन एक समान इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे प्लेटों का एरिया ज़्यादा है और D कम है, यानी क्षेत्र उपांत प्रभाव जो है उसको अपन हटा देते हैं इससे। एरिया इज सो ग्रेट देन डी, द एरिया ऑफ प्लेट इज सो ग्रेट देन सेपरेशन बिटवीन प्लेट P1 एंड P2। प्लेटों का क्षेत्रफल जो है उनके बीच की जो पार्थक्य है उसकी तुलना में बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप क्षेत्र उपांत प्रभाव को निल मान लो और विद्युत क्षेत्र को कैसा मान लो, एक समान। यानी यहाँ पे ये जो विद्युत क्षेत्र है वो एक समान इसलिए है क्योंकि हमने एरिया सो ग्रेट देन डी लिया है इसलिए। तो यहाँ अपन ये जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है इसको एक समान इसलिए लिया है क्योंकि हमने क्षेत्र उपांत प्रभाव को एरिया इज सो ग्रेट देन डी द्वारा न्यूट्रलाइज या कैंसिल कर दिया है, सॉरी। तो अपन यहाँ पे बात करें V इजिकल्स Q D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, लेकिन अपन कहते हैं धारिता का फॉर्मूला है C इजिकल्स Q अपॉन V, तो अपन समीकरण इसकी हेल्प ले लेते हैं। इसको दे दिया मैंने 5, समीकरण 5 से 5 से
तो C इज इक्वल्स Q अपॉन V यानी क्यू डी अपॉन ए एप्सिलन नॉट, Q कैंसिल हो जाता है और C निकल के आता है ए एप्सिलन नॉट बाई डी। तो ये आ जाती है अपने धारिता की सूत्र, धारिता का फॉर्मूला आ जाता है। अब यहाँ पे निर्वात है इसलिए अपन ने एप्सिलन नॉट लिया है। अगर निर्वात नहीं है, कोई सब्सटेंस है एप्सिलन आर परावैद्युतांक का या एप्सिलन अपन कहते हैं विद्युतशीलता का, तो एप्सिलन नॉट की जगह एप्सिलन या एप्सिलन नॉट एप्सिलन आर लिया जा सकता है। तो ये होती है अपने कंप्लीट कैपेसिटेंस। फैक्ट क्या निकले? फैक्ट ये निकले कि कैपेसिटेंस जो है वो डिपेंड करती है क्यू और वी पे नहीं करेगी। कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं करती है चार्ज एंड पोटेंशियल पे, कैपेसिटेंस डिपेंड करेगी एरिया ऑफ प्लेट बिटवीन प्लेट्स, मतलब प्लेटों के बीच में अगर अपन बात करें सब्सटेंस की या वैक्यूम है तो प्लेटों के बीच में कौन सा पदार्थ भरा है उस पर, और दूसरा सेपरेशन पे बीच की दूरी कितनी है। यानी अगर आप कैपेसिटेंस बढ़ाना चाहता है तो एरिया बढ़ाओ, सेपरेशन कम करो और बीच में एप्सिलन आर जितना ज़्यादा हो सके उतनी वैल्यू का आप सब्सटेंस उसमें भर सकते हैं। इससे अपन कहते हैं कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। तो सीधा सीधा फैक्ट निकलता है 1, 2, 3, यानी कैपेसिटेंस डिपेंड करती है एरिया ऑफ प्लेट, कैपेसिटेंस डिपेंड करती है डी के प्रोपोर्शनल कह दो इसको तो, एंड देन मैटर पे, यानी एप्सिलन आर कहा जा सकता है एक तरीके से। एप्सिलन आर यानी पदार्थ कौन सा भरा है प्लेटों के बीच में, प्लेटों के बीच में कौन सा पदार्थ भरा है, प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है और प्लेटों के बीच का पार्थक्य कितना है। यह है डिपेंडेंस ऑफ कैपेसिटेंस। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की अपन बात करें, एक समांतर प्लेट संधारित्र की हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो ये एक समांतर प्लेट संधारित्र का अपने इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर एंड देन कैपेसिटेंस कैसे ज्ञात करते हैं कंप्लीट हो जाता है। टॉपिक है संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति का प्रभाव। तो इसके बारे में अपन यहाँ पे देख रहे हैं, जैसा कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है। हमने यहाँ पे एक ली है प्लेट P1 और एक लिए प्लेट P2, जिनमें से दोनों क्रमशः प्लस और माइनस चार्ज है, और इनके बीच में एक परावैद्युत पदार्थ भरा है जिसका अपन कहते हैं ध्रुवण हो चुका है, और ध्रुवण के कारण धन के पास ऋण और यहाँ अपन कहें तो ऋण के पास धन आ चुका है। इसको बोलते हैं पोलराइजेशन, यानी ध्रुवण, परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण, पोलराइजेशन ऑफ सब्सटेंस, जो कि अपन कह रहे हैं बिटवीन द प्लेट लिया गया है। अब इसमें अपन बात करते हैं यहाँ पे इंट्रोडक्टरी पार्ट की। तो नीचे जैसे अपन ने डिस्क्राइब कर रखा है यहाँ पे कि अपन बात कर सकते हैं सबसे पहले प्लस क्यू और माइनस क्यू इनके चार्ज अमाउंट हो गए, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा ये इनके अपन कह सकते हैं आवेश घनत्व हो जाते हैं। और लेकिन अगर अपन बात करें प्रेरित की, जो अपन कह रहे हैं ध्रुवण के कारण आ जाता है, तो प्रेरित आवेश घनत्व अपन ने दर्शाया सिग्मा पी से, जो अपन कहते हैं ध्रुवण के पश्चात हो जाता है। इसके बाद अपन ये कह रहे हैं यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र है, जब निर्वात की स्थिति होती है तो अपन कह रहे हैं ई नॉट, यानी ये हो गया बाह्य विद्युत क्षेत्र। लेकिन अगर अपन कहें ध्रुवण, तो ध्रुवण के कारण इन प्लस माइनस की वजह से एक अपने विद्युत क्षेत्र प्रेरित हो जाता है ध्रुवण के कारण, जिसको बोल रहे हैं अपन ईपी वेक्टर। अब यहाँ अगर अपन देखें तो ईपी वेक्टर की डायरेक्शन ई नॉट से क्या है, अगेंस्ट है। तो रिजल्टेंट में अपन कह सकते हैं कि इन दोनों ईपी और ई नॉट का जब रिजल्टेंट लिया जाएगा तो हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है बड़ा ई नॉट ही है तो ई नॉट माइनस ईपी करना पड़ेगा। तो अपन यहाँ बात करते हैं रिजल्टेंट विद्युत क्षेत्र की प्लेटों के मध्य परिणामी विद्युत क्षेत्र। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र ये हो जाएगा आपके ई नॉट माइनस ईपी, ई नॉट माइनस ईपी करके हो जाता है। तो जैसा कि अपन देख पा रहे हैं यहाँ पे ई वेक्टर इक्वल्स ई नॉट माइनस ईपी, तो इनके अपन फार्मूलेस की बात कर लेते हैं। तो सीधा सीधा अपन पहले से ही जानते हैं प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र, एक प्लेट का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बताया था और दोनों प्लेटों का रिजल्टेंट हमने बताया था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई वेक्टर ये जो अपन कह रहे हैं ये हो जाएगा आपके ई नॉट की वैल्यू क्या, जैसे हमने कही सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसकी सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये पोलराइजेशन के कारण है और ये पहले से जो मौजूद आवेश घनत्व सिग्मा है उसके कारण है। तो ये बिल्कुल आपके इजी वे में समझ में आ जाता होगा। पीछे के पार्ट में अपन ने फॉर्मूले पढ़े थे, उन्हीं से मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो यहाँ अपन ऐसा करते हैं, यहाँ पे ई वेक्टर इक्वल्स कॉमन ले लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट या एलसीएम ले लो। तो एलसीएम ले लिया अपन ने और आ जाता है सिग्मा माइनस सिग्मा पी करके। इसको मैंने इक्वेशन 1 देके छोड़ दिया है। अब इसके बाद अपन बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट कि ई वेक्टर खुद क्या है, ये जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है इसको अपन किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। तो अपन ये बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो आपका परावैद्युत पदार्थ है इसका अपन कहते हैं परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर है। तो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यदि एप्सिलॉन आर है तो अपन कह सकते हैं परावैद्युतांक की परिभाषा से, परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर की डेफिनेशन से क्या कहेंगे, परावैद्युतांक की परिभाषा से
तो जब आप परावैद्युतांक की परिभाषा की बात करते हैं तो अपन कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र जो है माध्यम में, यह है माध्यम में विद्युत क्षेत्र, यह है निर्वात में विद्युत क्षेत्र, अपॉन अपन बात कर लेते हैं एप्सिलॉन आर की। तो ई नॉट अपन ऑलरेडी क्या बोल रहे हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बोल रहे हैं, तो अपन कहेंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ई नॉट की वैल्यू क्या है, यहाँ मैं वापस डिफाइन कर देता हूँ, ई नॉट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड ई पी इज इक्वल सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई अपने आ जाता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। यूज द वैल्यू इन इक्वेशन 1 समीकरण 2 और 1 से। तो समीकरण 2 और 1 से जैसे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे ई वेक्टर इजकल्स, अच्छा ई वेक्टर की तो हम वैल्यू रख रहे हैं, तो इसको मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ या रिप्लेस कर देते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर से डायरेक्टली। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट अपने कैंसिल हो जाता है, तो जैसे ही एप्सिलॉन नॉट अपने कैंसिल होता है आ जाता है सिग्मा इज इक्वल्स सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू सिग्मा माइनस सिग्मा पी निकल के आ जाता है। तो यहाँ तक आपके समझ में आ ही जाता होगा, सिंपल सी बात है। ई नॉट की बात करें तो प्रत्येक प्लेट के कारण सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, दोनों प्लेटों के कारण सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ईपी चूंकि प्रेरित है तो इसमें प्रेरित आवेश घनत्व ले लिया जाएगा। इन दोनों की वैल्यूज हमने रखे, ये समीकरण 1 प्रिपेयर कर लिया है। फिर हमने एप्सिलॉन आर की परिभाषा देखी। एप्सिलॉन आर की परिभाषा है कि माध्यम में विद्युत क्षेत्र, माध्यम में विद्युत क्षेत्र, और एक अपन बात करें निर्वात में विद्युत क्षेत्र। तो हमने बात कर ली कि एप्सिलॉन आर जो है वो एक्चुअली रेशो है, एक अनुपात है, यानी एप्सिलॉन आर इक्वल्स ई नॉट बाई ई। डेफिनेशन क्या कहती है इसकी, डेफिनेशन ये कहती है कि एप्सिलॉन आर इक्वल्स ई नॉट बाई ई, यानी माध्यम में और निर्वात में। तो निर्वात में और माध्यम में विद्युत क्षेत्र का अनुपात ही क्या है, परावैद्युतांक है। तो ये अपने डेफिनेशन हो जाती है, जिससे मैंने इसको रिप्लेस करके लिख लिया। और इज इक्वल्स टू ई नॉट की वैल्यू रख दी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, देन वी गेट ई इज इक्वल्स सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। दैट वैल्यू ये जो अपन देख रहे हैं ये अपन पुट कर रहे हैं किसमें, इक्वेशन 1 में। जैसे ही आपने रिप्लेस करी ये रिजल्ट आप एप्सिलॉन नॉट करके देख ही रहे हैं। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी के भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। चलते हैं इसके अगले भाग पर। नेक्स्ट पार्ट में देखो अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने ये किया है, इसको एक बार मैं रीअरेंज कर देता हूँ। रीअरेंज समझ गए होंगे, यानी मैं इसको सिग्मा पी के रूप में व्यवस्थित कर रहा हूँ। तो सिग्मा पी बराबर क्या लिखोगे भाई, इसको इधर 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 रिप्लेस कर दीजिए। तो सिग्मा माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर। तो क्या कर लिया आपने, सिग्मा पी इक्वल्स कर लिया इसको, सिग्मा कॉमन लेके 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर आ जाता है। इसको मैं इक्वेशन 3 देके छोड़ देता हूँ। अब अपन एक पीछे अपन ने पढ़ा था रेखिक समदेशिक परावैद्युत पदार्थ। तो रेखिक समदेशिक परावैद्युत पदार्थ में अपन ने पढ़ा था, जैसे ये अपना जो पदार्थ है ये क्या है, रेखिक समदेशिक है। तो ये गुण दर्शाएगा ये वाला कि ध्रुवण सदिश या प्रेरित विद्युत द्विध्रुव गुण की भी बात की जाती है इसमें, दोनों की कहते हैं कि पी वेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू ई वेक्टर। और ये पी वेक्टर क्या है, ध्रुवण सदिश। तो अपन कहेंगे लैंग्वेजिकली अपन इसको डिनोट कर देते हैं रेखिक समदेशिक परावैद्युत पदार्थ के लिए रैखिक समदेशिक परावैद्युत पदार्थ के लिए ध्रुवण सदिश पी वेक्टर इज इक्वल्स प्रोपोर्शनल ई वेक्टर है, कांस्टेंट अपन ने विद्युतीय प्रवृत्ति लिया था। तो ये कह दिया आपने पी वेक्टर प्रोपोर्शनल टू ई वेक्टर से। ये आ जाता है। लेकिन अपन ध्रुवण सदिश की यदि बात करें तो ध्रुवण सदिश क्या होता है, देखो ये चीज़ आपको बुक में तो डायरेक्ट दी हुई मिलेगी कि ध्रुवण सदिश का मान इस सिग्मा पी के बराबर होता है, लेकिन ये कैसे होता है वो भी मैं बताता हूँ। देखो ध्रुवण सदिश क्या चीज़ है, ध्रुवण सदिश एक्चुअली है एकांक आयतन के लिए प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण।
एकांक आयतन के लिए प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ही ध्रुवण सदिश कहलाता है। तो ध्रुवण सदिश कैपिटल P वेक्टर इज स्मॉल p वेक्टर जो है प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको अपन QD से डिनोट करते हैं अपॉन V। यहाँ पे प्रेरित के लिए कह रहा हूँ तो QP कह सकते हैं। तो P वेक्टर इज QPD बाई V एंड देन अगेन P वेक्टर इज इक्वल्स, अब वॉल्यूम कितना है भाई, वॉल्यूम के लिए अपन कहेंगे एरिया, प्लेट का एरिया कितना A, तो प्लेट का एरिया इंटू सेपरेशन, तो प्लेट का एरिया इंटू सेपरेशन वॉल्यूम हो जाता है, तो अपन कहेंगे QPD अपॉन A इंटू डी, ये कैंसिल हो जाता है और QP बाई A अपने आ जाता है सिग्मा P। आवेश घनत्व है तो पृष्ठ आवेश घनत्व के लिए क्या कहते हैं, आवेश बटा क्षेत्रफल, तो ये किसके इक्वल्स आ गया, सिग्मा P के इक्वल्स आ गया। ये चीज़ आपको बुक्स में दी हुई नहीं मिलेगी, बुक्स में डायरेक्ट लाइन आती है कि जो आपका ध्रुवण सदिश है उसका मान इस सिग्मा P के इक्वल्स होता है। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, किंतु ध्रुवण सदिश P वेक्टर इज इक्वल सिग्मा P, इसका आप मापांक ले लीजिए। और ये कैसे हुआ तो वो मैंने अभी आपको बता ही दिया था। सबसे पहले क्या कहना है, ध्रुवण सदिश क्या होता है, ध्रुवण सदिश है एकांक आयतन, एकांक आयतन के लिए प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी वापस बताता हूँ P वेक्टर इज इक्वल्स स्मॉल p वेक्टर बाई v, एकांक आयतन के लिए प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण ही ध्रुवण सदिश है। तो p की वैल्यू रख दी मैंने QD प्रेरित है और v की वैल्यू रख दी A इंटू डी, वॉल्यूम ये जो आप कैपेसिटर ले रहे हो उसका, तो वॉल्यूम हो गया एरिया इंटू डी। अब इससे QP बाई A क्या है, सिग्मा P है। इस चीज़ से अपन इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ये P वेक्टर सिग्मा P के इक्वल्स कैसे आया है। तो इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूँ, बुक्स और में नहीं आता है, नोट करके फिर भी आप रख सकते हो ताकि आपके समझ में आए कि भाई ये किस तरीके से होता है, जनरल सा आइडिया है। अब ये जो वैल्यू है ये मैं इसमें रखता हूँ समीकरण 3 में, तो समीकरण 3 से अपन कह देंगे सिग्मा P इक्वल्स, इसकी जगह सिग्मा P इक्वल्स P ध्रुवण सदिश इक्वल्स सिग्मा 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन R। लेकिन अपन कह ही रहे हैं कि P वेक्टर इज इक्वल्स स्काई E वेक्टर, या आप मापांक लो तो इसका भी आप मापांक ले लीजिए, किंतु P इज इक्वल्स स्काई E, तो यहाँ अपन कह देंगे वापस इसकी जगह स्काई E इज इक्वल्स सिग्मा 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन R। अब देखो E क्या है, E अपन कह रहे हैं ये जो आपने पीछे बताया था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, तो काई E इज इक्वल्स काई E इंटू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इज इक्वल्स सिग्मा 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन R। वैल्यू क्या रखी थी अपन ने, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इज इक्वल सिग्मा 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन R। सिग्मा हो जाता है कैंसिल और अपन ने ले लिया काई E इज इक्वल, ये अपन ने किया है समीकरण 2 से, ये रिजल्टेंट की बात हो रही है इसलिए इसको उधर भेज दो। तो अपन ने कर दिया एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन R, एप्सिलॉन R का अंदर गुणा करा देते हैं, तो काई E इज इक्वल्स एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन R अंदर लिखा तो 1 इंटू एप्सिलॉन R कट के -1, तो ये अपने पास फाइनली रिजल्ट आ जाता है। विद्युतीय प्रवृत्ति का मान एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R -1। एक यहाँ पे अपन ये देख सकते हैं कि परावैद्युत पदार्थ डालने से क्या होता है, संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो प्रभाव ये पड़ेगा कि जो विद्युत क्षेत्र E0 है वो EP के कारण क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे कहा E इजिकल्स E0 माइनस EP, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र का मान क्या हुआ है, कम हुआ है। तो विद्युत क्षेत्र घटेगा
विद्युत क्षेत्र घटने से विभव घटेगा, और विभव घटेगा तो धारिता बढ़ेगी, जिससे धारिता बढ़ेगी। ये बात अपन यहाँ पे मेंशन और कर देंगे कि संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति का क्या प्रभाव पड़ा। प्रभाव ये पड़ा कि प्रेरित विद्युत क्षेत्र के कारण बाह्य विद्युत क्षेत्र के मान में कमी होकर परिणामी विद्युत क्षेत्र घटता है, जिससे विभव घटेगा। जब विद्युत क्षेत्र घटेगा तो हमने कहा विद्युत क्षेत्र घटेगा तो विभव का मान भी घटेगा, और जैसे ही विभव का मान घटता है, हमने कहा स्थिर आवेश पर विभव का मान घटने से धारिता बढ़ती है, तो धारिता इससे बढ़ गई। तो संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति का प्रभाव क्या पड़ा, धारिता बढ़ गई। और धारिता बढ़ गई मीन्स जैसे हमने यहाँ पे ये डिस्क्राइब भी कर दिया, धारिता किस तरीके से, ये वाला डिस्क्राइब कर दिया हमने किस तरीके से बढ़ी है। और धारिता बढ़ने का मतलब सीधा सीधा है, आप यदि पूर्णतः भरते हैं तो एप्सिलॉन आर का आपने सब्सटेंस रखा है तो एप्सिलॉन आर गुना बढ़ जाएगी। ये भी मैं आगे आपको समझा देता हूँ किस तरीके से बढ़ेगी। ये पार्ट सबके समझ में आ जाता होगा। अपन बात करें यहाँ पे परावैद्युत पदार्थ, अगर आप किसी संधारित्र की प्लेटों के मध्य लेते हो तो धारिता एप्सिलॉन आर गुना कैसे होती है। देखो टॉपिक अपन क्या ले रहे हैं, संधारित्र की धारिता जबकि प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ पूर्णतः भरा है। तो जैसे अपन ये जानते हैं कि वैक्यूम की सिचुएशन में अपन ये कहते हैं कि कैपेसिटेंस कितनी है, पीछे अपन ने पढ़ा ही था ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, यही पढ़ा था अपन ने। लेकिन अगर इसमें कोई मीडियम है, इसमें क्या है, कोई माध्यम की उपस्थिति है, तो माध्यम की उपस्थिति के कारण जो आपकी कैपेसिटेंस है उसमें हमने कहा एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या यूज किया जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर यूज किया जाएगा। कैसे किया जाएगा अभी अपन देख लेते हैं, एक बार मैं मोटा मोटी बता देता हूँ। तो इन दोनों से अपन क्या कह सकते हैं भाई कि धारिता क्या हुई है, एप्सिलॉन आर गुना बढ़ी है। तो जाहिर सी बात है एप्सिलॉन आर गुना कैपेसिटेंस बढ़ती है। ये आप एक बार देख लो कि भी ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ये कैसा आया है, रफली मैं बता देता हूँ। आप सबसे पहले क्या ज्ञात करोगे, विद्युत क्षेत्र जो होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन अगर माध्यम है तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। फिर आप पोटेंशियल ज्ञात करोगे, पोटेंशियल है ई इंटू डी, तो अपन कहते हैं कि वी इक्वल्स, और सिग्मा क्या है क्यू अपॉन ए, ये भी अपन ले लेते हैं। अब यहाँ कह देंगे क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, समझ में आ रहा होगा। हमने कहा विद्युत क्षेत्र सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, क्योंकि बीच में क्या है परावैद्युत पदार्थ भरा है, और परावैद्युत पदार्थ भरा है तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन, सिग्मा क्या है क्यू बाई ए, ये भी लिख लिया। अब वी है ई इंटू डी, ई ये मान रख दिया, डी के गुणा में क्यू अपॉन एप्सिलॉन, तो ये आ जाता है। अब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, सी इक्वल्स सी ऑन मीडियम इक्वल्स क्यू बाई वी। अब क्यू बाई वी करोगे तो क्यू अपॉन क्यू डी ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, क्यू कट के क्या आ जाएगा सी ऑन मीडियम इज इक्वल्स, ये ऊपर जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बाई डी, आ जाता है ये वाला। तो समझ में आ गया होगा संधारित्र की धारिता जबकि प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ जब पूर्णतः भरा है तो धारिता कितनी हो जाएगी, एप्सिलॉन आर गुना बढ़ जाएगी।